हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक हैं और यह फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल एनबी कॉमर्स हब में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर्स की एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं जो कि रिलेटेड है हमारे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से। और ये पर्टिकुलरली रेलेवेंट आपका होता है यूके ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट की कोर्स के लिए। और एमसीक्यूज़ पे जाने से पहले हम लोग अपने कोर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। हम लोग यूके ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट के अपकमिंग री एग्जामिनेशन से रिलेटेड कंप्लीट क्रैश कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर आपको सभी तरह के जितने भी हमारी यूनिट हैं वो आपको कवर मिल जाएंगी और वो रिकॉर्डेड वीडियोस के फॉर्म में आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। और इसके अलावा अगर इसके अंदर बात करें हम लोग तो पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं, वीडियो प्लस पीडीएफ दोनों आपको प्रोवाइड की जाएंगी और डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको हर चीज़ का। और पर्टिकुलरली स्क्रैच से स्टार्ट करके हम लोग हायर तक उसके अंदर गए हुए हैं कोर्स के अंदर। और न्यूमेरिकल और थ्योरी पार्ट दोनों इसके अंदर कवर किया गया है, क्योंकि दोनों चीज़ें ही इंपॉर्टेंट हैं। हर एक को आप करके दूसरे को स्किप करके आप यहाँ पे एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, दोनों को आपको यहाँ पे कवर करना पड़ेगा। दैट्स वाई बोथ आर इम्पॉर्टेंट। उसके बाद जो आपके पीडीएफ्स हैं उनको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी करा सकते हैं। अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप फ्यूचर के रेफरेंस के लिए, फ्यूचर की प्रिपरेशन के लिए आप उनको प्रिंट करवा के बुक के फॉर्म में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और सारी की सारी चीज़ें आपको टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन आपको मिलता है। और इसके अंदर जो फ़ी रखी गई है वो भी काफ़ी रीज़नेबल फ़ीस है जो कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो जल्दी ही आप लोग फटाफट से इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने कोर्स को अवेल कर सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट ने ऑलरेडी अवेल कर लिया है, तो आप लोग भी 8394948137 पे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं अपने कोर्स के रिगार्डिंग और कोर्स को अवेल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको। देखिए, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपका एक काफ़ी वास्ट जो सिलेबस है वो है, उसके अंदर हर एक चीज़ को मैंने थोड़ा बहुत कवर करने की कोशिश करी है। एमसीक्यूज जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप स्किप मत कीजिएगा, काफ़ी अच्छे से इनके कंसेप्ट को ध्यान में रखना। डैश रेफर्स टू द अकाउंटिंग रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट बॉडीज और जॉइंट स्टॉक कंपनीज। यहाँ से आपसे बोल रहा है कि वो कौन सी अकाउंटिंग होती है जो आपके कॉर्पोरेट बॉडीज ये जॉइंट स्टॉक कंपनीज के केस में की जाती है। उसको हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलेंगे, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बोलते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग बोलेंगे या मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलेंगे। तो जैसा कि हम लोग एमसीक्यूज भी कर रहे हैं तो ये आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पार्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, डैश इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कंपनी लॉ। आपसे बोला गया है इंडियन कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग अकाउंट को प्रिपेयर करना और अपने अकाउंट को प्रेजेंट करना किस अकाउंटिंग के अंदर फॉलो किया जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग या बोथ ए एंड बी। तो आपका सही आंसर भी इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। क्योंकि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हमारे पास कंपनीज होती हैं, हमारे पास फर्म्स होती हैं, हमारे पास में उनकी अकॉर्डेंस बेसिकली किसके थ्रू होती है, कंपनीज एक्ट के थ्रू होती है। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर इसके अंदर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दियर इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन कंपनीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू। हम लोग जब कंपनी की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो कोर्स के अंदर भी हमने अलग अलग तरीके की कंपनी देखी थी। तो कंपनी कितने तरीके की हो सकती है जब भी हम बात कर रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दियर इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। चार्टर्ड कंपनी हो सकती है, स्टैट्यूटरी कंपनी हो सकती है, रजिस्टर्ड कंपनी या ऑल ऑफ द अबव। तो आपका आंसर इसके अंदर बनेगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हमारे पास सभी तरह की कंपनीज होती हैं। चार्टर्ड कंपनीज भी होती हैं, स्टैट्यूटरी कंपनीज भी होती हैं और रजिस्टर्ड कंपनीज भी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, ईस्ट इंडिया कंपनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हमारे पास जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर आई थी ब्रिटिश पीरियड के दौरान, तो ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह की कंपनी यहाँ पे मानी जाती है। चार्टर्ड कंपनीज में है, स्टैट्यूटरी कंपनीज में है, या रजिस्टर्ड कंपनी में, या वन पर्सन कंपनी या ओपीसी। तो सीधी सी बात इसके अंदर ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे पास एक चार्टर्ड कंपनी के फॉर्म में होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, आरबीआई, एलआईसी एंड यूटीआई आर द एग्जांपल्स ऑफ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, उसके अलावा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया आर द एग्जांपल्स ऑफ। किस तरह की कंपनीज के एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं।
स्टैट्यूटरी कंपनीज़ के हैं, रजिस्टर्ड कंपनीज़ के हैं, चार्टर्ड कंपनीज़ हैं, या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जिसको हम लोग LLP यहाँ पे बोलते हैं। तो कौन सी तरह की कंपनीज़ के एग्जाम्पल हैं? तो आपका सही आंसर इसके अंदर बनता है स्टैट्यूटरी कंपनीज। अब स्टैट्यूटरी कंपनीज आपकी वो कंपनीज होती हैं जो आपकी स्टैट्यूट से फॉर्म होती हैं, राइट। जो आपके स्टैट्यूट से फॉर्म हो रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं लॉ के द्वारा फॉर्म हो रही हैं, तो वो आपके एक तरीके की पब्लिक सेक्टर्स की कंपनीज होती हैं। दैट्स वाई ये आपकी स्टैट्यूटरी कंपनी होती हैं। अब इसके अंदर अगर हम बात करते हैं एक LIC की, तो LIC अभी के लिए ये आपका एक तरीके का इसके अंदर एग्जाम्पल इसका नेक्स्ट जो रेफरेंस है उसके लिए नहीं आएगा, क्योंकि इसका प्राइवेटाइजेशन यहाँ पे किया गया है। तो ये आपका बाकी की जो कंपनीज है वो इसके अंदर आ सकती हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, इसीलिए ये LIC भी इसमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, कंपनीज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 और रजिस्टर्ड अंडर द प्रीवियस कंपनी एक्ट इज नोन एज। हमारे पास ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो आपके किसी भी कंपनी एक्ट के अंदर, या कंपनीज एक्ट 1956 या लेटेस्ट की बात करें कंपनीज एक्ट 2013, या फिर किसी प्रीवियस कंपनीज एक्ट के अंदर यहाँ पर रजिस्टर्ड होती हैं, उनको चार्टर्ड कंपनी कहते हैं, स्टैट्यूटरी कंपनी या रजिस्टर्ड कंपनी या नन ऑफ द अबव। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, तो ये रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं। रजिस्टर्ड कंपनी वो कंपनीज होती हैं जो किसी न किसी कंपनीज एक्ट के अंदर यहाँ पर रजिस्टर्ड होती हैं, चाहे वो कंपनीज एक्ट 2013 हो, चाहे वो 1956 हो, या उससे पहले का कोई कंपनीज एक्ट हो उसके अंदर रजिस्टर्ड हो, तो वो कंपनीज आपकी रजिस्टर्ड कंपनी के फॉर्म में यहाँ पे आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर ए स्पेशल चार्टर बाय द रॉयल चार्टर विच लेज डाउन ऑब्जेक्टिव्स, राइट्स, ड्यूटीज एक्सेट्रा ऑफ द कंपनीज आर नोन एज। वो कौन सी आपकी कंपनीज होती हैं जो कि आपकी किसी एक स्पेसिफिक चार्टर के थ्रू बनती हैं, इनकॉर्पोरेट होती हैं, जिनमें कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, राइट, ड्यूटीज, ये सब कुछ डिफाइन होता है। हम लोग इसको क्या कहते हैं? स्टैट्यूटरी कंपनी कहते हैं, चार्टर्ड कंपनी कहेंगे, रजिस्टर्ड कंपनी कहेंगे, या स्पेशल कंपनी कहेंगे, क्योंकि ये आपके स्पेशल चार्टर से बन रही है। दैट्स वाई दीज कंपनीज आर कॉल्ड चार्टर्ड कंपनीज। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर इसके अंदर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, डैश आर दोज कंपनीज विच आर नॉट प्राइवेट कंपनीज। वो कौन सी कंपनीज हैं जो प्राइवेट कंपनी नहीं है? लिमिटेड कंपनीज, प्रोप्राइटरशिप कंपनीज, पब्लिक कंपनीज, या रजिस्टर्ड कंपनी। जब भी हमने स्टेक होल्डिंग के बेसिस पे बात करी थी, आपके पास में एक तो प्राइवेट कंपनी होती है, दूसरा आपके पास में पब्लिक कंपनीज होती हैं। तो ये आपका हो जाएगा आंसर पब्लिक कंपनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, डैश इन्वॉल्व सेटिंग कॉस्ट इन एडवांस कंसिडरिंग द नॉर्मल प्रोडक्शन आउटपुट। अब इसके अंदर बोला गया है कि किस कॉस्टिंग के अंदर बेसिकली आपके एडवांस में आप लोग सेटिंग करते हैं, एडवांस में कॉस्ट को नॉर्मल प्रोडक्शन आउटपुट के लिए। रिटेल कॉस्टिंग के अंदर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर, या मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लोग यहाँ पे पहले से अपने स्टैंडर्ड को फिक्स करके चलते हैं, क्योंकि हमारे पास में एक स्टैंडर्ड यहाँ पे होता है, ये हमारे पास में एक्चुअल होता है। तो इन दोनों के बीच में फिर हम लोग कंपैरिजन यहाँ पे करते हैं, और कितना यहाँ पे डेविएशन आ रहा है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जिसको हम लोग वेरिएंस बोलते हैं। फिर हम लोग इसके अंदर वेरिएंसेस की कैलकुलेशन करते हैं। तो ये इसका मेथड होता है जिसको हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, डैश मेथड इज एन इजी अप्रोच टू डिटरमाइन कॉस्ट बाई डिडक्टिंग प्रॉफिट फ्रॉम दी सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस आपके पास होगा, उसमें से प्रॉफिट को डिडक्ट करके आप लोग कॉस्ट को असरटेनमेंट करते हैं। किस मेथड के अंदर? रिटेल कॉस्टिंग के अंदर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर, या ऑल ऑफ दी अबव। तो आपका सही आंसर इसके अंदर बनेगा रिटेल कॉस्टिंग के अंदर, क्योंकि रिटेल कॉस्टिंग के अंदर सीधी सी बात यह है कि जितना आपका सेल आउट हो गया उसमें से आप प्रॉफिट के मार्जिन को कम करते हैं, तो सीधी सी बात है कॉस्ट आपकी निकल के आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ द स्मॉल डिनोमिनेशंस, ईच वन इज कॉल्ड ए। जैसे कि आपको पता है हमारे कंपनीज़ के अंदर क्या होता है, ये पूरा का पूरा कंपनी के हम लोग मान लेते हैं पूरी की पूरी ये कैपिटल है कंपनी की। तो ये कंपनी की कैपिटल को अलग अलग पार्ट में यहाँ पे बांटा जाता है। जैसे आप लोग भी हो सकता है कुछ लोग आप में से शेयर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते होंगे, तो ट्रेडिंग करने में आप लोग क्या करते हैं, CS को परचेज करते हैं। किसी पर्टिकुलर कंपनी के इतने शेयर आपके पास है, आपके पोर्टफोलियो के अंदर हैं, ये आप लोग डिसाइड करते हैं कितना किसका शेयर लेने हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनी की जो कंप्लीट कैपिटल होती है वो अलग अलग CS में डिवाइडेड रहती है। CS के थ्रू उनको कैपिटल मिलती है और वो कैपिटल के रिस्पेक्ट में ओनरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपका आंसर इसके अंदर शेयर हो जाएगा, क्योंकि
सीएस के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, इक्विटी सीएस होते हैं, प्रेफरेंस सीएस होते हैं, इनकी सब कैटेगरीज इसके अंदर होती है। तो कहीं ना कहीं कैपिटल को एक तरीके से एक्वायर करने के लिए अपनी कैपिटल को पब्लिक को बांट देती है, जिसके फॉर्म में हम लोग कहते हैं कि सीएस प्रोवाइड किए गए हैं, उसके रेस्पेक्ट में कैपिटल मिलती है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है डैश मीन्स इशूइंग सीएस एट प्राइस अबव इट्स पार वैल्यू। देखिए हमारे पास एक पार वैल्यू होती है और पार वैल्यू का मतलब होता है इसका एक्चुअल प्राइस, राइट। इसका एक्चुअल प्राइस से ज़्यादा आप चार्ज कर रहे हैं। जैसे इसका एक्चुअल प्राइस 100 हो गया, आपने इसको इश्यू किया है अबव मतलब 110 पे, तो सीधी सी बात है कि आपका क्या है, इश्यू सीएस एट पार है, नहीं होगा। इश्यू शेयर एट डिस्काउंट भी नहीं होगा। इश्यू शेयर एट प्रीमियम, हाँ बिल्कुल ये आंसर आपका बनेगा, क्योंकि इसके अंदर आप ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हैं। उसकी बुक वैल्यू से या उसकी पार वैल्यू से आप ज़्यादा प्राइस इसके अंदर चार्ज कर रहे हैं, तो इसीलिए ये आपने प्रीमियम पे इश्यू किए हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका इस केस में सही आंसर बनता है। फिर आपके पास में आ गया ESOP स्टैंड्स फॉर। ESOP का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, तो ESOP क्या होता है? एम्प्लॉय सीएस ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान प्रोसेस, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या फिर एम्प्लॉय सीएस ऑनर प्लान। तो इसका जो सही आंसर है वो है एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान, ESOP, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर सही आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज ग्रांट ऑफ सीएस एज ए डिस्काउंट और विदाउट मॉनेटरी कंसिडरेशन। अब इसके अंदर बोला गया है कि कौन से ऐसे सीएस हैं जो आपको या तो डिस्काउंट पे मिलते हैं या तो बिना मॉनेटरी कंसिडरेशन के मिलते हैं। अब मॉनेटरी कंसिडरेशन का मतलब क्या है? जिसके अंदर किसी भी तरह का इस सीएस का प्राइस पे नहीं किया गया है मनी के फॉर्म में, राइट। इसको हम लोग बोलते हैं विदाउट मॉनेटरी कंसिडरेशन। कंसिडरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, चाहे हम लोगों ने वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पढ़ा था, चाहे हमने वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर अमलगमेशन रिकंस्ट्रक्शन उसमें पढ़ा था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंसिडरेशन। और इसके अलावा हमने लीगल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस के अंदर भी पढ़ा था, जिसके कंपनी लॉ के अंदर भी पढ़ा था हमने। तो ये कंसिडरेशन इसके अंदर इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद अगर तो ये आपका कंसिडरेशन होता है, और विदाउट कंसिडरेशन की बात भी की जा रही है या फिर डिस्काउंट की बात की जा रही है, तो ESOP या फिर स्वेट इक्विटी या डिविडेंड या ESPS। तो इसका सही आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वेट इक्विटी। अब ये स्वेट इक्विटी क्या होता है? देखिए, जब मैंने आपको कोर्स के अंदर पढ़ाया था, तो स्वेट इक्विटी का मतलब मैंने कहा था कि कोई भी जो प्रमोटर्स होते हैं आपके, बेसिकली एम्प्लॉयज़ की बात अगर हम लोग ले लें, ठीक है, एम्प्लॉयज़ की अगर हम बात ले लें, तो एम्प्लॉयज़ क्या करता है? अपने खून पसीना लगा देता है, राइट। कंपनी की ग्रोथ के लिए, कंपनी को ऊंचा करने के लिए, कंपनी को हायर लेवल पे ले जाने के लिए खून पसीना लगाता है कौन? एम्प्लॉयज़। तो इस केस में उनको उनकी मेहनत का कुछ हम लोग इक्विटी या तो डिस्काउंट पे या तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं, तो वो होते हैं हमारे पास में स्वेट इक्विटी। क्लियर? तो ये स्वेट इक्विटी का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है preference shares are also referred to as dash because they combine both equity like and debt like characteristic। यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि प्रेफरेंस शेयर्स में ऐसे कौन से, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स को क्या कहा जाता है, ऐसे कौन से प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिसके अंदर आपके पास में इक्विटी लाइक एंड डेट लाइक दोनों कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे होती हैं। प्रेफर्ड सिक्योरिटीज़ बोलते हैं, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे, डिविडेंड बोलेंगे, बोथ ए एंड बी। तो आपका सही आंसर इसके अंदर बनेगा बोथ ए एंड बी। इसके अंदर हम लोग जो बात करते हैं जिसके अंदर डेट का पोर्शन भी है, इक्विटी का पोर्शन भी है, वो प्रेफर्ड सिक्योरिटीज़ भी कहते हैं उसको, सही आंसर है। और हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट भी बोलेंगे, ये भी सही आंसर है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर बन जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्लियर? डेट और इक्विटी को आई थिंक समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं इक्विटी की, तो इक्विटी के अंदर हमारे पास में शेयर होल्डर्स आ जाते हैं। शेयर होल्डर्स में आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स भी आएंगे, आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी आएंगे। अब इक्विटी का मतलब ये मत समझ लेना कि सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर की बात हो रही है। इक्विटी शेयर होल्डर अलग चीज़ है, इक्विटी अलग चीज़ है। और इसके अलावा अगर हम डेट की बात कर रहे हैं, डेट का मतलब हो गया जो आपने फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग इंस्ट्रूमेंट आपने लिए हुए हैं, बेसिकली जिस पे आपको फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट यहाँ पे देना होता है, वो उधारी के फॉर्म में आपने लिए हुए हैं, तो इसको हम लोग डिवेंचर या डेट इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे बोलते हैं। तो ऑप्शन आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है
टू whom इज द टर्म इनसाइडर ट्रेडिंग रिलेटेड। इनसाइडर ट्रेडिंग किसे कहा जाता है? हवाला को, पब्लिक को, शेयर मार्केट को या टैक्स को? देखिए जैसे नाम से इसका पता चल रहा है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब अंदर साइड की ट्रेडिंग, ये मतलब हो सकता है हिंदी में इसका थोड़ा सा। तो हवाला तो आपका नहीं होता इसके अंदर। हवाला का पैसा तो हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक मनी, जो कि आपकी फॉरेन कंट्री पे जाता है या फॉरेन कंट्री से आता है। क्लियर? ये पब्लिक भी आपकी क्या हो गई, इनसाइडर नहीं आउटसाइडर हो गई है। तो आपका टैक्स भी क्या है, आउटसाइडर को पे किया जाता है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग तो बेसिकली टैक्स के अंदर नहीं है। तो ये आपका बचता है शेयर मार्केट, जो कि आपका सही आंसर इसके अंदर बनेगा, क्योंकि शेयर मार्केट के अंदर बेसिकली आप घर पे बैठ के भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप अपने लैपटॉप को खोलिए, आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे आप डिलीवरी पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप अपने घर पे कर सकते हैं, किसी ब्रोकर का सहारा लेकर भी कर सकते हैं। तो ये आपका इनसाइडर ट्रेडिंग का पार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर इसके अंदर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। ए लिमिटेड हैज़ ए शेयर ऑफ capital of rupees 5,000, equity shares of rupees 100 each, having a market value of rupees 150 per shares. The company wants to raise additional funds of rupees 1,20,000 and offers to the existing shareholder the right to apply for a new share of rupees 120 for every 5 share held. What would be the value of right? इसके अंदर आपको बोला गया है कि आपको वैल्यू ऑफ राइट इक्विटी शेयर आपको निकालना है। राइट इक्विटी शेयर सबसे पहले समझते हैं। राइट का मतलब होता है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है, जो बेसिकली सीएस आपके दो तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे आप ऑफर कर सकते हैं। एक तो आपके न्यू सीएस होल्डर को आप दे रहे हैं, और एक आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की बात यहाँ पे हो रही है। तो सीधी सी बात है, जब एग्जिस्टिंग की बात आएगी तो इसको हम लोग राइट सीएस बोलते हैं। क्लियर? तो ये राइट शेयर हो गया। तो यहाँ पे बात क्या की गई है, ए लिमिटेड ने, जिसकी कि 5,000 इक्विटी शेयर्स हैं, ₹100 का ईच है, और मार्केट वैल्यू 150 पर शेयर है। हर एक मार्केट वैल्यू हम लोग देखते हैं। तो कंपनी एडिशनल कैपिटल फंड रेज करना चाह रही है, मतलब एडिशनल कैपिटल उसको चाहिए। तो उसके लिए 1,20,000 का वो फंड यहाँ पे एक्वायर करना चाह रही है। इसीलिए वो क्या करती है कि नए सीएस 120 रुपीज़ का, मतलब 120 रुपीज़ के सीएस को यहाँ पे ऑफर करते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, जिसके अंदर बोला गया है कि आपने एक जो शेयर 5 सीएस पे आपने एक, ये रेशियो यहाँ पे बन रहा है। 5 सीएस जिसने हेल्ड किए हैं उसको एक यहाँ पे आपका राइट शेयर इशू किया जा रहा है। तो बोला है कि वैल्यू ऑफ राइट शेयर्स आपको कैलकुलेट करनी है। क्लियर हो गई बात? तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस पे देखिए। नंबर ऑफ राइट इशू 1, क्योंकि 5 पे 1 की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो 5 सीएस जिसने हेल्ड किए हैं उसको 1 यहाँ पर राइट सीएस मिलेगा। तो नंबर ऑफ राइट हो गया 1 हो गया। टोटल सीएस क्या हो गया, एग्जिस्टिंग, देखिए एग्जिस्टिंग क्या 5 और न्यू सीएस कितना मिलेगा 1, तो टोटल हो गए 6 आपके पास में। ठीक है? उसके बाद वैल्यू ऑफ राइट की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ राइट सीएस डिवाइडेड बाई टोटल सीएस, वैल्यू ऑफ राइट शेयर डिवाइडेड बाय टोटल शेयर, और मल्टीप्लाई कर देंगे जिस डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है। डिस्काउंटेड रेट का मतलब मार्केट वैल्यू माइनस इश्यू प्राइस। क्लियर हो गई बात? सिंपल है। देखिए नंबर ऑफ राइट शेयर आपके पास में कितना है, 1 है, ये आपको दिख रहा है, डिवाइडेड बाई टोटल सीएस कितने, 6 आपके पास है। क्लियर? क्योंकि 5 एग्जिस्टिंग थे, एक आपको राइट के तौर पे मिला है, और इसमें से माइनस, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग, मार्केट वैल्यू आपको पता है क्या थी इसके अंदर, 150 इसकी मार्केट वैल्यू थी, और इश्यू प्राइस कितने में था, 120 रुपये में। मीन्स ये आपको 30 रुपये डिस्काउंट पे मिल रहा है। क्लियर? तो ये आपका मल्टीप्लाई आप इसको कर देंगे तो आपके पास है वैल्यू ऑफ राइट शेयर आ जाएगी, विच इज ₹5। इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन आपने करनी है। ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 20 CS ऑफ ₹10 इज। क्लियर हो गई बात? पहले क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन समझ गए तो आधा आंसर वैसे ही आपका निकल के आ जाएगा। हमेशा मैं किसी भी तरह की मैं कोचिंग देता हूँ, चाहे नेट की है, चाहे आपकी इसकी कोचिंग है, चाहे वह पर्टिकुलरली एग्ज़ाम है, सबसे ज़्यादा एम्फेसिस मेरा रहता है कि क्वेश्चन को आप रीड आउट करो। एक बार समझ नहीं आता दोबारा पढ़ो, तिबारा पढ़ो। आंसर पे जाने की जल्दी नहीं है, क्वेश्चन को पहले समझना है, उसके बाद आंसर करना है। क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि हम लोगों को वो क्वेश्चन आ रहा होता है, लेकिन लेंथी क्वेश्चन देख के हम लोग उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को हमने समझा ही नहीं, क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को पढ़ना। तो सबसे पहले देखिए फॉरफिट किए गए हैं 20 CS, जो कि 10 रुपये का एक शेयर है। ठीक है?
जिसमें से पूरा फुल्ली कॉल्ड अप नहीं था। ये फुल्ली कॉल्ड अप नहीं था तो मतलब 8 ही रुपये इसके अंदर कॉल किए गए हैं। ऑन विच जॉन हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 पर CS। अब इसके अंदर क्या बात की गई है, जो जॉन द पर्सन था उसने 5 रुपये इसके अंदर पे किए हैं, मतलब कहीं ना कहीं 3 रुपये में उसने डिफ़ॉल्ट किया है क्योंकि 8 रुपये टोटल था। ऑफ दीज 15 CS वर रीइश्यू टू पार्कर एज फुल्ली पेड ऑफ ₹6 पर शेयर। अब इसके अंदर बात की गई है कि इसमें से जो ये आपके फॉरफिट किए गए थे 20 CS, इसमें से 15 CS रीइश्यू किए गए हैं पार्कर को, और किस रेट पे, फुल्ली पेड ऑफ ₹6 के रेट से यहाँ पे आपके बेसिकली इश्यू किए गए हैं, री इश्यू। व्हाट इज द बैलेंस इन द शेयर फॉरफिट अकाउंट आफ्टर द रेलेवेंट अमाउंट हैज़ बीन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। आपसे पूछ रहा है इसके अंदर कि शेयर फॉरफिट अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस होगा जब हमने इस अमाउंट को कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है। ये आपके ऑप्शंस हैं। अब देखिए इसके अंदर सीधी सी बात, इसके अंदर क्या होती है ना कि आपको इसके अंदर 2-3 मेथड हैं। 2-3 मेथड क्या हैं कि आप चाहें तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलरली कैलकुलेशन कर सकते हैं, जनरल एंट्रीज आप कर सकते हैं, बट इसके अंदर इतना कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको जनरली बैलेंस पूछ रहा है। तो बैलेंस पूछने का उसका क्या मतलब है कि हमने देखिए पहले हमारे पास में क्या था, हमारे पास में थे 20 CS ऑफ ₹10 ईच, ठीक है, जिसमें से 8 कॉल्ड अप हो गए थे। तो सीधी सी बात इसके अंदर ये है कि हमने अगर यहाँ पे बात करी है पहले के CS की तो 20 CS थे, और अब देखिए यहाँ पे उसने 20 में से पूरे के पूरे यहाँ पे री इशू नहीं किए, कितने किए हैं, 15 री इशू किए हैं। क्लियर हो गई बात, 15 री इशू किए हैं तो 20 टोटल CS हैं, 15 री इशू किए हैं तो बचते कितने हैं, 5 यहाँ पे बचते हैं, 5 CS अभी भी बचते हैं। और किस रेट से यहाँ पे इशू किए हैं तो आपको दिखेगा यहाँ पे ₹6 पर CS के हिसाब से यहाँ पे रीइश्यू किए हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ये एप्लीकेशन मनी जो जॉन ने पे किया था, अलॉटमेंट और एप्लीकेशन, कितना रुपया पे किया था, 5 रुपये पे किया था। तो हमको उन CS पे जो कि 5 CS की यहाँ पे रिमेनिंग CS हैं उन पे कितना रुपया मिल गया होगा जब हमने उसको फॉरफिट किया था, तो 5 रुपये पर शेयर मिला होगा। लेकिन हमारे पास बचे कितने CS हैं, बाकी के तो रीइश्यू कर दिए, इससे तो कोई लोचा ही नहीं है, लेकिन बचे हमारे पास 5 CS हैं। उन 5 शेयर पे हमको 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से जो पैसा मिला था हमने उसको फॉरफिट कर लिया। फॉरफिट किया पैसा ही हमारे पास क्या रहता है, हम लोग उसको क्या करते हैं, फॉरफिट अकाउंट में डालते हैं, फिर हम लोग कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है बात। तो ये 15 CS तो रीइश्यू हो गए, लेकिन 5 बच गए हैं। किस रेट से, 5 के हिसाब से। तो आपके पास अभी कितना अमाउंट बचा है, 25 रुपीज़ आपके कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर होना चाहिए। तो ये इसका सही आंसर बनता है 25, और विच इज ऑप्शन नंबर 3। तो गाइज इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन हो गई, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसमें बाकी की चीज़ें भी पूछ सकता है वो, कितना डिस्काउंट यहाँ पे अलाउ किया, कितना कुछ किया, वो सारा सब कुछ आप निकाल सकते हैं। आपको देखना पड़ेगा कि कितने का CS था, कितना फॉरफिट किया है, कितना रीइश्यू किया है। ये सारे क्वेश्चन हमने उसमें भी डिस्कस किए थे कोर्स के अंदर भी, तो इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, व्हेन ऑल द डिवेंचर आर रिडीम्ड द बैलेंस लेफ्ट इन द डिवेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट इज ट्रांसफर टू। आपसे बोला गया है कि जब आपके डिवेंचर रिडीम हो गए हैं, और डिवेंचर को रिडीम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। एक हम लोग यहाँ पे बेसिकली इस रिजर्व को मेंटेन करके चलते हैं, डिवेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट को। क्लियर। तो इसमें से अगर आपने सारे के सारे जो डिवेंचर थे उनको आपने यहाँ पे रिडीम कर दिया है, मतलब रिडीम करने का मतलब क्या है, पेमेंट आपने इनकी कर दी है, तो जो बैलेंस आपके पास बच गया है उसको कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास में कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के अंदर 100 रुपीज़ हुआ करता था, इसमें से हमने रिडीम तो कर दिए हैं 70 रुपीज़ का, तो ये 30 रुपीज़ अभी भी इस अकाउंट के अंदर बचे हुए हैं। इस 30 रुपीज़ को कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा आफ्टर रिडम्पशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डिवेंचर्स। तो डिवेंचर अकाउंट के अंदर या सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में या कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में या जनरल रिजर्व में। तो हमेशा ये बात ध्यान में रखना, पहले भी मैंने आपको बताया है, ये अमाउंट आपका जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफ़र किया जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर 4। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, द रेशियो ऑफ द इक्विटी
शेयर कैपिटल टू फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग फंड इज कॉल्ड। अब आपसे रेशियो पूछा गया है किसका, इक्विटी शेयर टू फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग फंड, तो इसको हम कहते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो या डेट सर्विस रेशियो, तो इसको हम लोग कहते हैं कैपिटल गियरिंग रेशियो। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, कन्वर्टिबल डिवेंचर्स आर दोज ऑन विच। कन्वर्टिबल डिवेंचर्स क्या होते हैं? Accumulated interest payable in converted into equity CS. Interest is not paid when the company is running in a loss. Interest is payable and if not paid keeps on accounting. Equity CS may be exchanged at the option of debenture holder. तो कन्वर्टिबल का मतलब यहाँ पे होता है कन्वर्ट होना, तो कन्वर्ट किस में होना, डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट होना, ये एक्सप्लेन कर रहा है पॉइंट नंबर 4। तो आपका आंसर यही बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं, तो कुछ क्वेश्चन इस तरह के आपके माइंड में होने चाहिए कि कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैं आपको 2 मेथड अभी बताऊंगा, वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पहला इसके अंदर एक पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज फॉलोवर्ड इन द इश्यू ऑफ CS अंडर द फिक्स्ड प्राइस ऑफर मेथड। फिक्स्ड प्राइस ऑफर मेथड के अंदर कि क्या यहाँ पे प्रोसीजर फॉलो किए जाता है CS को इश्यू करने के लिए। आपके ऑप्शंस हैं ये सारे ऑप्शन, और इनको आपको एक सीरीज़ में अरेंज करना है स्टेप बाय स्टेप, यानी कि इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है। सबसे पहले कौन सा स्टेप, फिर कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा, ऐसे करके आपको स्टेप्स में लगाना है। तो देखिए स्टेप्स की अगर इसके अंदर बात करते हैं तो सबसे पहले इसके अंदर हम लोग करते हैं मर्चेंट बैंकर को आपको इसके अंदर सेलेक्ट करना होता है। सबसे पहला स्टेप इसके अंदर होता है मर्चेंट बैंकर को सेलेक्ट करना। क्लियर हो गई बात। उसके बाद अगर हम इसके अंदर बात करते हैं, अगर हम इसके अंदर अगर बात करेंगे हम लोग, तो फिर हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, अब उसके बाद इश्यू करते हैं हम लोग प्रोस्पेक्टस को। इसके अंदर प्रोस्पेक्टस को इश्यू करने का मतलब क्या है कि पब्लिक को कितने CS हमने इश्यू किए हैं, इसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। मतलब प्रोस्पेक्टस के अंदर आपकी क्या रहती है, कितने CS इशू किए गए हैं, किस रेट से इशू किए गए हैं, क्या उनके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूडेड होती है प्रोस्पेक्टस के अंदर। तो आपका ए ऑप्शन बन जाएगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात कर रहे हैं इसके अंदर, तो फिर आपका रिसिट होता है, रिसिट बाय द कंपनी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ CS। और उसके बाद अगर हम बात करें इसके अंदर, फिर आपका अलॉटमेंट किया जाता है CS को, एप्लीकेंट को अलॉट कर दिया जाता है, और लास्ट में CS सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। तो ये ऑर्डर आपका फॉलो किया जा रहा है किसके अंदर, CABED। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर सही आंसर बनता है। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर मैच करने हैं आपको। एक साइड में लिस्ट दी गई है, दूसरे साइड में उसका एक्सप्लेनेशन आपको गिवन है। बोनस ईयर, डीमेट सर्विसेज, राइट इश्यू एंड स्वेट इक्विटी CS। तो देखिए इसके अंदर आपको अगर देखिएगा बोनस ईयर्स, तो बोनस ईयर क्या है आपके पास में, जो कि आपके इश्यू इज मेड टू एग्जिस्टिंग मेंबर फ्री ऑफ चार्ज, ये आपका बोनस ईयर्स इसके अंदर हो जाएगा। और उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट की इसके अंदर बात कर रहे हैं डीमेट सर्विस की, तो डीमेट सर्विस आपका हो गया CS इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो ये आपका 4th ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। अगर हम थर्ड की राइट इशू की बात कर रहे हैं, तो राइट इशू का मतलब हो गया इन्विटेशन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू परचेज एडिशनल न्यू CS, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था कि नए CS के लिए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर किया जाता है, नए CS होल्डर को ऑफर नहीं किया जाता है। और उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं लास्ट ऑप्शन की स्वेट इक्विटी CS, तो स्वेट इक्विटी CS आपके हो गए शेयर इश्यूड बाय ए कंपनी टू इट्स एम्प्लॉइज डायरेक्टर्स एज ए डिस्काउंट फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी खून पसीने की कमाई, तो वो है आपके डायरेक्टर्स या फिर एम्प्लॉइज़ को इशू किए जाते हैं। ऑप्शन जो सही बन रहा है आपका वो बन रहा है ऑर्डर आपका ऑप्शन नंबर ए के अंदर। तो सही आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टिंक्शंस इज आर नॉट करेक्ट अबाउट पब्लिक इश्यू एंड राइट इश्यू। अब यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें दी गई हैं, एक पब्लिक इश्यू और राइट इश्यू। आपसे बोला गया है इसके अंदर से कौन सा ऑप्शन आपका सही नहीं एक्सप्लेन कर रहा है। आपके ऑप्शंस मैंने राइट साइड में डाल दिए हैं। चलिए फर्स्ट ऑप्शन की बात कर रहे हैं, इन पब्लिक इश्यू एप्लीकेशन ऑफ CS आर इन्वाइटेड फ्रॉम द जनरल पब्लिक एंड इन राइट इश्यू द CS आर ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। बिल्कुल ठीक बात है। इसके अंदर पब्लिक इश्यू के अंदर हम लोग नए CS होल्डर को इनवाइट करते हैं, जबकि राइट इश्यू के अंदर हम लोग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इश्यू कर रहे होते हैं। ये बात इसके अंदर बिल्कुल ठीक बात है।
सेकंड की बात कर रहे हैं तो इन पब्लिक इश्यू देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी ओवर सब्सक्रिप्शन एंड इन द राइट इश्यू द CS मे बी अंडर सब्सक्राइब्ड और ओवर सब्सक्राइब्ड लीडिंग टू दी प्रोराटा अलॉटमेंट। इसको हम फिर देखेंगे। थर्ड वाला देखिए, द प्राइस ऑफ द पब्लिक इश्यू इज जनरली लेस देन द मार्केट प्राइस एंड इन द राइट इश्यू द प्राइस इज डेलिबरेटली मेड लेस देन द मार्केट प्राइस। देखिए क्या बोला गया है, द प्राइस ऑफ पब्लिक इश्यू इज जनरली लेस देन द मार्केट प्राइस एंड इन राइट इश्यू द प्राइस इज डेलिबरेटली मेड लेस देन द मार्केट प्राइस। ये भी बिल्कुल ठीक बात है इसके अंदर। अगर हम इसके अंदर बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, इन पब्लिक इश्यू द कम्युनिकेशन ऑफ द इश्यू इज थ्रू प्रोस्पेक्टस और एडवर्टीजमेंट and in the right issue the communication is between the company and the existing members of the company। ये भी बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि हमको अगर न्यू CS हमको इश्यू करने हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग एडवर्टाइजमेंट जो करते हैं वो हम लोग किससे करते हैं, एक तो हमारे पास में होता है प्रोस्पेक्टस होता है, और या हम लोग एडवर्टाइजमेंट का सहारा यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। तो ऑप्शन बी में मुझे डाउट लग रहा है, तो ऑप्शन बी आपका इसके अंदर गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा उसकी भी हम डिस्कशन यहाँ पे करते हैं। देखिए इसके अंदर चीज़ें उल्टी बोली गई हैं, रिवर्स बोली गई हैं। इन पब्लिक इश्यू देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ एनी ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या यहाँ पे पब्लिक इश्यू में ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं हो सकता है? जब हमने पढ़ा था अपने शेयर होल्डर, जब हम लोग पढ़ रहे थे कि कितने तरीके से CS को इशू किया जा सकता है, तो उसके अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन की स्थिति भी थी, अंडर सब्सक्रिप्शन भी थी। तो पब्लिक इशू के केस में ही ये चीज़ अराइज होती है। हमारे पास कभी भी राइट इशू में ये चीज़ अराइज होगी ही नहीं, क्योंकि राइट इशू तो उतना ही हो रहा है ना, वो तो आपका एक अलॉटमेंट है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जा रहा है और पहले से पता है कितना किसको दिया जाना है। लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्रिप्शन आपकी पब्लिक इशू में होगा, क्योंकि हमको नहीं पता कि हमारे जैसे हमने 1000 CS इशू किए, इस पे हमारे पास कितने एप्लीकेशन आ जाएंगी, ये हमको नहीं पता। पूरे के पूरे 1000 भी सब्सक्राइब किए जा सकते हैं, या इससे कम 800 भी आ सकते हैं, इससे ज़्यादा 1200 भी आ सकते हैं। तो ये होता है पब्लिक इशू के केस में। तो ये ऑप्शन इसीलिए गलत हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। तो यही आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच सोर्स ऑफ कैपिटल इज यूज टू गेट फाइनेंशियल लीवरेज। इसके अंदर बोला गया है कि फाइनेंशियल लीवरेज के लिए कौन सा सोर्स ऑफ कैपिटल होता है, डेट कैपिटल, इक्विटी कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन या शॉर्ट टर्म लोन। तो इसके अंदर जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा डेट कैपिटल फाइनेंशियल लीवरेज के केस में। देखिए इसके अंदर आपके लिए क्वेश्चन है एक कि हम लोग दो तरह के लीवरेज की बात करते हैं। एक तो आपके पास में होता है ऑपरेटिंग लीवरेज होता है, ठीक है, और एक आपके पास में होता है फाइनेंशियल लीवरेज। तो इन दोनों के फॉर्मूलेज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन दोनों के कैसे हम लोग इनको कैलकुलेट करते हैं, इनके फॉर्मूलेज क्या यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 आपका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर रजिस्टरिंग द ट्रांसफर ऑफ द CS इन द नेम ऑफ द बायर, शेयर ट्रांसफर स्टैम्प्स आर रिक्वायर्ड एट %% ऑफ एड वोलरम। यानी कि यहाँ पे बोला गया है जब भी आपको ट्रांसफ़र करने है CS, तो इसके केस में ट्रांसफर्स की जो स्टैम्प ड्यूटी होती है वो कितना % होती है एड वोलरम की। 0.25 होती है, 0.5 होगी, 1% होगी या 5% होगी, तो ये होती है 0.25%। अब एड वोलरम का क्या मतलब है यहाँ पे? एड वोलरम का मतलब होता है जो आपकी वैल्यू पे एडिशन होता है। क्लियर होगा बात? वैल्यू पे लगता है। वैल्यू पे लगने का मतलब क्या है, जैसे आपके पास में 10,000 है तो 10,000 का आपके 0.25% निकलेगा, और ऐसे ही 1,000 है तो एड वोलरम का मतलब क्या है, ये वैल्यू पे ऐड होने वाला। तो ये आपका सही आंसर इसके अंदर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, द सिलेंट फीचर ऑफ द डीप डिस्काउंट बॉन्ड डजंट इंक्लूड। क्या साइलेंट फीचर है आपके पास में डीप डिस्काउंट बॉन्ड का? अब देखिए डीप डिस्काउंट बॉन्ड को हम लोग जीरो कूपन बॉन्ड भी यहाँ पे कहते हैं। तो इसका क्या यहाँ पे फीचर है, इट कैरीज ए फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, DDBs आर इशू टू द फेस वैल्यू बॉन्ड, दीज आर द जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड्स, डिफरेंस बिटवीन सेल्स प्राइस एंड ओरिजिनल कॉस्ट इज इन्वेस्टर्स प्रॉफिट। तो आपका सही आंसर इसके अंदर हो जाता है। देखिए डीप डिस्काउंट बॉन्ड हम किसको कहते हैं यहाँ पे, जो आपका जीरो कूपन या डीप डिस्काउंट बॉन्ड होते हैं, ये जनरली debt security with no coupon, zero coupon or substantially lower coupon on current interest rate. The bonds are issued at a discount to their nominal value.
ये आपके नॉमिनल वैल्यू से डिस्काउंटेड रेट पे यहाँ पे ट्रेड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसीलिए आपका इसके यहाँ पे सही हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन सेल्स प्राइस एंड ओरिजिनल कॉस्ट इज इन्वेस्टर्स प्रॉफिट। ठीक है, जो उसका से ओरिजिनल कॉस्ट है उसकी ज़्यादा हो सकती है और जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है सेल्स प्राइस पे। तो इसके बीच के डिफरेंस को बेसिकली डीप डिस्काउंट हम लोग कह सकते हैं। तो ये इसका सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, व्हाट रेट शुड द कमीशन पेएबल ऑन इश्यू ऑफ द डिवेंचर्स नॉट एक्सीड, मतलब मैक्सिमम रेट ऑफ कमीशन ऑन द इश्यूएंस ऑफ डिवेंचर्स। तो ये आपको बोला गया है कितना परसेंट है, 2.5, 3%, 4% या 5%। तो इसका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बनेगा 2.5%, यानी कि 2.5% से ज़्यादा कमीशन पेएबल नहीं होना चाहिए डिवेंचर के केस में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, व्हेन ए कंपनी इश्यू सीएस एट ए प्रीमियम द प्रीमियम अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय इट अलोंग विथ। जब भी हम बात करते हैं सीएस को इश्यू करने की, तो सीएस आपके पास में 3 तरीके से इश्यू किए जा सकते हैं। एक तो होता है आपके पास एट पार होता है, एक आपके पास में डिस्काउंट पे होता है। कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में बेसिकली डिस्काउंट पे सीएस को बेचना अलाउड तो है नहीं, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस हमने पढ़े थे। और फिर हमारे पास होता है प्रीमियम। तो ये 3 तरीके से हम लोग यहाँ पे सीएस को इश्यू कर सकते हैं। एट पार का मतलब आपके पास में जो वैल्यू है उसी वैल्यू पे आप इश्यू कर रहे हैं, जो उसका प्राइस है 100 है तो 100 पे ही कर रहे हैं। जबकि डिस्काउंट पे 100 का है तो कहीं ना कहीं 80 या 90 का आप यहाँ पे कर रहे हैं इश्यू। और प्रीमियम पे 100 का है, कहीं ना कहीं 110 या 120 के अराउंड, 15 के अराउंड आप यहाँ पे इश्यू कर रहे हैं। तो जो अमाउंट आपको ये एक्स्ट्रा मिल रही है प्रीमियम के केस में, या 10 रुपये जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, क्या वो एप्लीकेशन पे रिसीव हो सकते हैं? बिल्कुल रिसीव हो सकते हैं। अलॉटमेंट पे मिल सकते हैं, हाँ मिल सकते हैं। कॉल्स पे भी मिल सकते हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव, या किसी भी तरह की, या वो एप्लीकेशन हो या अलॉटमेंट हो या कॉल्स हो, किसी भी इंस्टॉलमेंट में ये जो रुपीज़ हैं 10 है वो रिसीव हो सकता है, मतलब प्रीमियम की अमाउंट रिसीव की जा सकती है। इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको अलॉटमेंट पे ही देना है, आपको कॉल्स पे ही देना है, या आपको एप्लीकेशन पे देना है। क्लियर बात? तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, द मिनिमम अमाउंट कॉल्ड ऑन एप्लीकेशन फॉर इश्यू ऑफ सीएस इज डैश ऑफ फेस वैल्यू। यानी कि आपको जब भी सीएस इश्यू करने होते हैं तो आपने टोटल सीएस की फेस वैल्यू का कितना परसेंट एप्लीकेशन पे लेना होता है मिनिमम, ये आपसे पूछा जा रहा है। जितने के सीएस होंगे उतना कितना परसेंट आपको मिनिमम अपने एप्लीकेशन पे लेना होगा पैसा। 5%, 25%, 30 या 40%। तो ऑप्शन बनता है 5%। एटलीस्ट आपको वो अमाउंट एप्लीकेशन पे लेना होगा। तो इसका आंसर बन जाएगा 5%। सो गाइज, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, और ये काफ़ी एक तरीके से आप समझ सकते हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड है ना, काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम के अंदर। ये रेट हो गए, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन हमने ट्रिकी क्वेश्चन इसके अंदर डिस्कस किए हैं। वैसे असिस्टेंट अकाउंटेंट में इस तरह के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं, इस तरह के जो ऑप्शंस वाले क्वेश्चन हैं, लेकिन प्रीवियसली हम लोगों ने देखा है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करने का हमारे पास टैक्टिक हमारे पास भी होनी चाहिए। वैसे तो उम्मीद करते हैं नेक्स्ट एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन ना आए, जिसके अंदर असर्शन रीजन हो गया, ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट, ऑप्शन 2 इज़ फॉल्स, ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ फॉल्स एंड ए इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द आर। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके नेट जीआरएफ के एग्ज़ाम में भर भर के पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे भी हम लोगों को तैयार रहना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज़ की भी हम लोग एक तरह की तैयारी कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मैंने आपको बताया था तरीका, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपके पास में 2 मेथड होती हैं। सबसे पहले मैं इस तरह के क्वेश्चन की बात करता हूँ। देखिए, 2 मेथड कौन सी होती हैं? एक मेथड तो होती है जिसको हम एलिमिनेशन टेक्निक बोलते हैं, एलिमिनेट करना। एलिमिनेट करने का मतलब क्या है कि आपको इसके अंदर ऑप्शंस में देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका नहीं आ सकता है। ये तो सीक्वेंस वाला है बेसिकली, इसके अंदर तो हम उतना ज़्यादा सीक्वेंस के अंदर भी बताऊंगा मैं, बट ये वाले क्वेश्चन के अंदर हम लोग एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। ये वाले क्वेश्चन के अंदर देखिए, इसके अंदर सबसे पहले या तो आपको ये पकड़ लेना है कि इसके अंदर कौन सा नहीं आएगा। तो सबसे पहले बी को हमने पकड़ लिया, तो बी तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि सारे ऑप्शन हमने पढ़ने हैं और सारे ऑप्शन पढ़ के बी हमें पता चल गया। देखिए, बी नहीं आएगा, बी गलत है और आपसे गलत ही पूछा गया है। तो बाकियों को आपको बी तक भी पहुँचे ना, बाकियों को पढ़ने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, क्योंकि बी कहीं पे है ही नहीं। देखिए, डी है ओनली, ए एंड सी है, सी एंड डी है, तो आपका बी ओनली
आंख बंद करके ए ऑप्शन को कर सकते हैं, क्योंकि बाकी के ऑप्शन में कोई चांस ही नहीं है ना। दूसरी टेक्निक इसके अंदर होती है जिसके अंदर आपको क्वेश्चन आता है, जो ऑप्शंस आपको आते हैं, जो लगता है आपको इसके अंदर ट्रू है, जो आपको लगता है इसके अंदर ट्रू है, उन ऑप्शंस को आप चूज कर लो। तो दोनों मेथड आपके लिए अप्रोप्रिएट है, दोनों मेथड आपका टाइम बचाएंगी। इसके अंदर आपको ऑप्शंस देख के क्वेश्चन को करना होता है, टाइम इसी से बचता है, ऑप्शन देख के क्वेश्चन को करना। और इसी तरीके से इसके अंदर देखो, ये वाला जो क्वेश्चन हमने किया है अभी सीक्वेंस वाला, एक सेकेंड, अगर सीक्वेंस वाले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ कैसे आप लोग इसके अंदर टाइम सेव करेंगे, ये देखिए। अगर इसके अंदर सबसे पहले मैं बात कर दूँ सिलेक्शन ऑफ मर्चेंट बैंकर, सिलेक्शन ऑफ मर्चेंट बैंकर जैसे ही मैंने बोला तो मेरा ऑप्शन सी फर्स्ट में आ गया। ऑप्शन सी फर्स्ट में देखिए कहाँ कहाँ है, ये दोनों में है। बाकी की ये दो ऑप्शन तो किसी भी हाल में नहीं आ सकते हैं, तो इन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाकी लोग क्या करते हैं, एक ऑप्शन देखेंगे उसको ऑर्डर लगाएंगे, फिर दूसरा ऑप्शन देखेंगे उसका ऑर्डर लगाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको पता चल गया सी ऑप्शन फर्स्ट है तो मतलब इन दोनों में से कोई एक है, और जैसे ही आपने सेकंड ऑप्शन देखा, सेकंड में आपको पता चला इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस आ जाएगा, तो सीधा सीधा यहाँ पे देखिए ये बी ऑप्शन है, यहाँ पे रिसीव्ड बाय द कंपनी एप्लीकेशन ऑफ सीएस। पहले प्रोस्पेक्टस इश्यू होगा या सीएस से एप्लीकेशन मनी मांगा जाएगा, पहले प्रोस्पेक्टस इश्यू होगा, दैट्स वाई ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। तो बाकी के ऑप्शन आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, आपका आंसर ऑटोमेटिकली 3 वाला सही बन जाता है। तो ये अप्रोच आपकी होनी चाहिए एग्जाम के अंदर, ये काफ़ी टाइम आपका बचाएंगे। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से, और ऐसे ही यहाँ पे है देखिए, जैसे ही आपने बोनस सीएस बोला या डीमेट अकाउंट, डीमेट तो सभी लोग जानते हैं ना, डीमेट सीएस, डीमेट अकाउंट खुलता है, बहुत सारी आपकी ब्रोकिंग कंपनी होती हैं, एंजल ब्रोकिंग है या जीरोधा है, इस तरह की जो कंपनीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके सीएस को सेव कर रहे हैं। तो बी का आपका फोर्थ हो गया। जब बी का फोर्थ की बात कर रहे हैं तो देखिए कहीं पे नहीं है, एक ही ऑप्शन से आपका पूरा आंसर 10 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। बी का 4 कहीं पे नहीं है, देखिए यहाँ पे, तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही आंसर बनता है। तो ये अप्रोच फॉलो कीजिए। ये अप्रोच तब फॉलो कर पाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस होगी। जैसे मैंने अभी आपसे बोल दिया, अभी आपने इसको अप्लाई कर दिया तो अभी से इसको आप फॉलो नहीं कर सकते। पर्टिकुलरली आपकी आदत, हम लोग की आदत वही होती है जो हम लोग काफ़ी पुराने टाइम से यूज करते आ रहे हैं। इसका जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको मज़ा आता रहेगा। सो गाइज़, ये थी हमारी आज की वीडियो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से रिलेटेड। आई होप कि आपको काफ़ी नई चीज़ें इसके अंदर समझ में आई होंगी। किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ अपनी क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।